नमस्कार। शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति की एक अहम और पवित्र परंपरा रही है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लेकर के आते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली तरीका, असली सलीका तो हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। गुरु तो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हम शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना गुरु का काम होता है। इसीलिए गुरु के सम्मान में और गुरु के महत्व को बताने के लिए हमारे यहां पर गुरु पूर्णिमा का दिन निश्चित किया हुआ है। हमारे यहां पर गुरु पूर्णिमा का दिन होता है। उस दिन हम सब कुछ गुरु के बारे में करते हैं, लेकिन आज का दिन शिक्षक के बारे में है, तो हम शिक्षक पर बातचीत करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को शुभ संदेश और बधाई जरूर दी होगी और आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। हमने भी आज दिन भर आपस में बधाइयां भी दी होंगी और ली होंगी। जिनके कारण से यह दिवस मनाया जाता है, उनका नाम तो हम जानते हैं, लेकिन वह इस योग्य कैसे बन पाए, उनकी किन विशेषताओं के कारण आज वे पूज्य हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में और कोशिश करेंगे कि उनके बताए मार्ग पर चलकर उन जैसा बनने की। तो राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से होता था, जिसकी वजह से उनका बचपन कोई सुख सुविधाओं में नहीं बीत पाया। यहां तक कि उन्हें अपने उच्च अध्ययन के लिए ट्यूशन पढ़ा करके अपनी आमदनी लेनी पड़ी। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लिखा, एथिक्स ऑफ वेदांत। उस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ी। शीघ्र ही उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। क्रिश्चियन संस्थानों में अध्ययन करते हुए राधाकृष्णन के जीवन में एक और परिवर्तन आया, जिसका कि मुख्य कारण क्रिश्चियन संस्थाएं थी। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को उस समय हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब और अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि वे मिशनरियों के द्वारा की गई आलोचनाओं के सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि आलोचनाएं परिशुद्धि का भी कार्य करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती हैं। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ पढ़ाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उनके काफी नजदीक हो गए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को
एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देश की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों द्वारा और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले उसका स्वयं गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। दर्शन शास्त्र विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्रीय ज्ञान से अत्यंत अभिभूत हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में उनके स्थान पर पढ़ाने को कहा। तो राधाकृष्णन ने अपने कक्षा के साथियों को 13 ऐसे प्रभावशाली व्याख्यान दिए जिनसे वे शिक्षक और शिक्षार्थी चकित रह गए। उसका कारण था कि उनकी विषय पर गहरी पकड़ थी। दर्शन शास्त्र के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट था और व्याख्यान देते समय उन्होंने उपयुक्त शब्दों का जो चयन किया था। 1912 में डॉक्टर राधाकृष्णन की मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित हुई, जो कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यानों का संग्रह था। इस पुस्तिका के द्वारा उनकी यह योग्यता प्रमाणित हुई कि प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार तो है ही, उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत विलक्षण है। बेहद कम उम्र में राधाकृष्णन ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 21 साल की उम्र में वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में जूनियर लेक्चरर बन गए थे। 1929 में उन्होंने व्याख्यान देने हेतु मानचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। इन्होंने मानचेस्टर एवं लंदन में कई व्याख्यान दिए। इनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियां के दायरे हम कुछ सेवा कार्यों से देख सकते हैं। 31 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 36 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में भी उन्होंने कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप चांसलर रहे और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। सन 47 से 49 तक वह इसके सदस्य रहे। आजादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें यह संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। लेकिन राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनीतिकों में वो सबसे बेहतर थे। 1952 में सोवियत संघ में आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का एक नया पद सृजित किया गया था। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को इस तरह प्रभावित कर दिया कि संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए बहुत सराहा। उनकी सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग बरसों तक याद करते रहे। यद्यपि उन्हें 31 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान कर दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। तो जब वे उपराष्ट्रपति बने तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। सन 62 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इससे पहले 1952 से 62 तक वो उपराष्ट्रपति रहे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। एक बार
राधाकृष्णन के मित्रों ने उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें उनका जन्म दिवस मनाने की इजाजत दे दें। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें प्रसन्नता होगी अगर उनके जन्मदिन को शिक्षकों को याद करते हुए मनाया जाए। इसके बाद 1962 से हर साल 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जिनसे आज हमें सीखने की आवश्यकता है। एक बार जब राधाकृष्णन मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कोलकाता यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तब अपने प्रिय अध्यापक के जाने की खबर सुनकर सभी छात्र बहुत भावुक हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी विद्यार्थियों ने एक शानदार विदाई समारोह का आयोजन किया। जब विदाई समारोह के बाद राधाकृष्णन सभागार के बाहर निकले तो फूलों से सजी एक बग्घी बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन बग्घी को खींचने के लिए घोड़े उपलब्ध नहीं थे। फिर अचानक कुछ छात्र आ गए और अपने हाथों से बग्घी खींचने लगे। मैसूर यूनिवर्सिटी के छात्र अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने आए थे। एक बार एक देश के राष्ट्रपति के साथ वे बैठकर भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते राधाकृष्णन के प्रति अपनापन दर्शाने के लिए स्वयं की प्लेट से खाने का एक कौर लेकर राधाकृष्णन की प्लेट में रख दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी तरह से शाकाहारी थे। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। जब राधाकृष्णन की प्लेट में मांसाहारी भोजन का एक कौर रखा गया तो बजाय गुस्सा करने के या खाना छोड़कर उठ जाने के बजाय उन्होंने उनके इस प्यार का सम्मान किया और उनको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने कोई गलती की है। जाने माने कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब स्मरणांजलि में लिखा है कि जब राधाकृष्णन मास्को में भारत के राजदूत थे, बहुत दिनों तक स्टालिन उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए थे। अंत में जब दोनों की मुलाकात हुई तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा कि हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा अत्याचारी और क्रूर था। उसने रक्त भरी राह से प्रगति की थी, किंतु एक युद्ध में उनके भीतर का ज्ञान जाग गया और तभी से उन्होंने धर्म, शांति और अहिंसा की राह पकड़ ली। आप भी अब उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? डॉक्टर राधाकृष्णन की इस बात से स्टालिन क्या जवाब देते? लेकिन उनके जाने के बाद स्टालिन ने अपने जो भाषा का अनुवाद करते हैं उससे कहा कि यह आदमी राजनीति नहीं जानता, यह केवल मानवता का भक्त है। क्या विचार थे। उपराष्ट्रपति के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन गए तो माओ ने अपने निवास के आंगन के बीचों बीच जब उनकी अगवानी की तो जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, राधाकृष्णन ने माओ के गाल थपथपा दिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ सोचते, एक पंचलाइन कही कि अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैंने यही कार्य स्टालिन और पोप के साथ भी किया हुआ है। कितने जीवट व्यक्ति थे राधाकृष्णन। राज्यसभा के सत्र की जब अध्यक्षता करते थे, सत्र के दौरान जैसा हम जानते हैं कि सदस्य किसी न किसी मुद्दे पर आक्रोशित हो जाते थे और जोर जोर से अपनी बात कहने लगते थे, तो राधाकृष्णन जी आक्रोशित सदस्यों को संस्कृत का श्लोक सुनाकर शांत करते थे। उनकी इस खूबी को बहुत पसंद किया जाता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए देश की आवश्यकता के अनुरूप नई पीढ़ी के निर्माण के लिए एक आह्वान भी है कि हम अपने आप को पुनः संकलित करें। इस अवसर पर मेरे कुछ सुझाव भी हैं। पहला तो विद्यालयों में जो परंपरागत रूप से शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, जिनके लिए यह कार्यक्रम किया जाता है उनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं थी, क्या गुण थे, अपने विद्यार्थी में सीखने की भूख उत्पन्न करके उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए जिस तरह वो स्वयं करते थे, वह अपने विषय का अध्ययन, विषय का ज्ञान अर्जन अगर हम कर पाएं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर पाएं, उनके जैसा बनने का प्रयास कर पाएं, तो आज का दिन और भी सार्थक होगा। और सबसे बड़ा सुझाव मेरा राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के लिए है कि शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों से फाइल क्यों मंगाई जाए। कोई भी शिक्षक अपने बारे में तारीफ लिख करके क्यों भेजे। हम सब जानते हैं कि इस तरह की फाइलों को किस तरह से तैयार किया जाता है।
दिल्ली में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सामान्य विद्यार्थी प्रवेश ही नहीं ले पाता। मैं सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूं। जब वह विद्यार्थी पहले से ही एक्सीलेंट है और रिजल्ट भी 100% आएगा ही। वहीं कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां 9वीं कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी का कारण हो या आरटीई का, विद्यार्थी आ तो गया है लेकिन ना उसे अक्षर ज्ञान है सही तरीके से, ना संख्या ज्ञान है। एक कक्षा की आदर्श स्थिति सरकारी विद्यालय में ऐसी है कि जहां 40 बच्चों के और वो भी टॉप विद्यार्थियों का रिजल्ट 100%, और एक ऐसी कक्षा में भी शिक्षक जूझ रहा है जहां 80 से 100 विद्यार्थी बैठे हैं और उन विद्यार्थियों के घर की परिस्थिति भी सही नहीं है। फर्स्ट जनरेशन पढ़ने के लिए आई है, ठीक से विद्यालय भी आ नहीं पाते हैं, ठीक प्रकार से सुख सुविधाएं नहीं हैं। उनमें भी अगर शिक्षक अपना तन मन धन लगाकर, अपना सर्वश्रेष्ठ देकर, अपनी मेहनत से कुछ रिजल्ट दे पा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप आधे बच्चे भी अगर अच्छे हो गए तो उनको सम्मानित करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको आर्थिक नुकसान दिया जा रहा है। मेरा एक सुझाव है कि कम से कम उनको सम्मानित ना करें तो सजा भी ना दें, उनके कार्य को सराहें। इसके लिए राज्य स्तर पर एक टीम का गठन होना चाहिए। शिक्षक को तो पता भी नहीं लगना चाहिए कि उसका असेसमेंट भी हो रहा है, और इसमें रिजल्ट का आधार तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। शिक्षक के द्वारा की गई मेहनत, उनके किए गए कार्य, वो अपने काम से कितने विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन ला पाए, ऐसे कुछ पैरामीटर्स तैयार किए जाने चाहिए। क्या नयापन उन्होंने किया, इन आधारों पर जब शिक्षकों का चुनाव किया जाएगा, इस तरह से जब आकलन शुरू होगा तो सही मायने में शिक्षक का सम्मान होगा। शिक्षक भी अपनी क्षमताओं से अधिक जाकर के मेहनत करने की कोशिश करेंगे। इस शिक्षक दिवस पर यदि ऐसा कुछ हो पाए, ऐसा कुछ विचार कर पाए, तो इस शिक्षक सम्मान को वह सम्मान मिल पाएगा जिसका सपना डॉक्टर राधाकृष्णन ने देखा था। मुझे विश्वास है कि इन सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।